welcome to this special broadcast on Sunset Television. I am Vishal Dahiya and with me is Preeti Singh. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति। बस कुछ ही समय में जो देश का इतिहास है उसमें एक सुनहरा अध्याय जुड़ने वाला है और हम जानते हैं कि दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और उसका जो सबसे शानदार मंदिर है यानी संसद भवन की जो नई इमारत है वहां आज झंडा फहराया जाएगा। आपको बता दें आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं आज नए संसद भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और कल यानी सोमवार से संसद का विशेष सत्र भी शुरू होने जा रहा है और इस सत्र के दौरान संसदीय कार्यवाही ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि पुराने भवन से नए भवन में स्थानांतरित हो। ऐसे में जो संसद का विशेष सत्र है वो अपने आप में खास होगा और आज एक ऐतिहासिक मौका, संसद के नए भवन में आज राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसी पर आप हमारी खास पेशकश देखेंगे और पल पल का जो अपडेट है इससे जुड़ी जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। जो नया संसद भवन है उसके गज द्वार के पास ये झंडा फहराया जाएगा और इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन, साथ ही हम देखेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग दलों के जो सांसद हैं वो भी आज उपस्थित रहेंगे। जी बिल्कुल, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड हिस्टोरिक मोमेंट for the entire nation and of course for the parliament as well, a day before the special session of the parliament which has been convened from 18th of September to 22nd of September. Flag hoisting will be done by Honorable Vice President and the Chairman of Rajya Sabha at Gajdwar, as my colleague was pointing out, and we'll keep on bringing you live visuals, live details, as well as analysis from the ground of all the happenings. Let me first, introduce two panelists who are there with us in the studio. Professor Makhan Lal is with us here in the studio. We also have with us Sujit Kumar, BJD MP in the upper house, that is Rajya Sabha. Welcome both of you gentlemen to Sunset Television. We'll come back to you, but first let's take a feel from the ground. Our reporters are there on the ground there and let's try and understand as to what is happening there. बिल्कुल, हमारे साथ पवन कुमार शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं संसद भवन परिसर से। पवन, कुछ तस्वीरें अभी हमने देखी, तमाम इंतजाम किए गए हैं और हलचल शुरू हो गई होगी क्योंकि करीब करीब 9:30 बजे का वक्त है जब हम जानते हैं झंडा फहराने का कार्यक्रम वहां होगा। क्या सरगर्मियां इस समय, किस तरह की तैयारियां? प्रीति, क्योंकि हलचल तो तेज है ही, आप पीछे जो है मेरे पीछे आवाज सुन सकते हैं कि सीआरपीएफ का जो बैंड है वो बज रहा है। जहां तक आपके कार्यक्रम की बात करूं, जो कार्यक्रम हो रहा है ऐतिहासिक मौका है प्रीति, इस लिहाज से क्योंकि जब संसद का नया भवन जो है देश को समर्पित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को, उसके बाद जो है वहां पे पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई और वो कार्यक्रम पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। अब जो है आज ऐतिहासिक मौका इस लिहाज से है कि जो संसद का नया भवन है उसका जो अलग अलग द्वार हैं, गज द्वार पे जो है वो तिरंगा पहली बार फहराया जा रहा है नए संसद का जो नया भवन है उसमें। तो इस लिहाज से ये ऐतिहासिक है। और दूसरा बड़ी बात ये होने वाली है कि जो ये विशेष सत्र बुलाया गया है कल से, जो 18 तारीख से लेकर 22 जो है सितंबर तक चलेगा, वो जो है उसकी जो उसमें एक तरह से वो हस्तांतरण है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो जो पुराना संसद का पुराना भवन है उससे वो नए जो संसद का नया भवन में वहां पे कार्रवाई शुरू होगी वहां पे। तो इस लिहाज से भी ऐतिहासिक है क्योंकि जहां तक संसद का जो पुराना जो भवन है 1921 में निर्माण शुरू हुआ था, 1927 में बनकर तैयार हुआ, उसके बाद से 1927 से लेकर अभी 2023 तक अगर हम पिछले लगभग 96 वर्षों की यात्रा देखें तो यही इतिहास यहाँ पे बनते देखा है सभी ने। देश के कल्याण के लिए बड़े बड़े कानून यहाँ पे बने हैं और अब जो संसद का नया भवन बना है जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है और अब जो बिल्कुल पूरी तरह बनकर तैयार है, देश के सामने उसका समर्पित भी हो चुका है और अब वहां पे कार्रवाई जो लोकसभा और जो राज्यसभा जो नए भवन में जो हाउसेस बने हैं वहां से देश और दुनिया जो है वो प्रसारण देख पाएगा। तो ये क्योंकि जोर जो है केंद्र सरकार का पूरा आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की तरफ है, अमृतकाल चल रहा है प्रीति, उस लिहाज से भी ये ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि
चूंकि अमृतकाल शुरू हो गया है और 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है, तो उसका एक प्रतिबिंब ये नया संसद का नया भवन जो है वो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का भी एक प्रतीक है। और यहाँ पे अब ये शुरू होना, जहां तक आज के कार्यक्रम की बात है तो अभी प्रीति 9:20 पर जो आज के कार्यक्रम के डिग्निटरीज है उनका आना शुरू होगा। सबसे पहले राज्यसभा के उपसभापति जो है हरिवंश, वो 9:20 के करीब आएंगे और उसके बाद जो है उसके 2-3 मिनट बाद जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी यहाँ पे पधारेंगे। जो सीआरपीएफ है उसका जो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ग्रुप है वो जो है उनको गार्ड ऑफ ऑनर देगा लोकसभा अध्यक्ष को। उसके बाद जो है राज्यसभा के उपसभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का आगमन होगा, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण के बाद जो सलामी जो है वो दी जाएगी, तिरंगे को भी सलामी दी जाएगी। तो इतना कार्यक्रम रहना है। उसका राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रगान के साथ ही कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। प्रीति जी पवन, बिल्कुल हम आपसे बार बार जुड़ते रहेंगे जानकारी लेने के लिए। एंड द डिग्निटरीज, एज पवन वाज पॉइंटिंग आउट, आर likely to arrive shortly, starting with the deputy chairman of Rajya Sabha, followed by Lok Sabha speaker and ultimately the vice president, the chairman as well. Let's bring in our panelists here as well. Professor Lal, क्योंकि इतिहास की बात हो रही थी, थोड़ी सी हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, और आज ध्वजारोहण होना है, तिरंगा फहराया जाएगा, तो ऐतिहासिक नजरिए से देखा जाए तो एक तो कितना महत्वपूर्ण ये सब जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो कितना है, और दूसरा ध्वजारोहण, अगर संसद भवन के अंदर ध्वजारोहण की बात करें तो उसमें क्या इतिहास बताता है हमको? देखिए, न केवल मेरे लिए, न केवल आपके लिए जो सांसद हैं, पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ा गौरव का क्षण इसलिए है कि आपने जब आज़ादी ली और पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया तो पार्लियामेंट शब्द आपका आ जाता है, अपने आप इस देश के साथ जुड़ जाता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी बिल्डिंग्स आपकी आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाता है। घर जो है होटल की तरह नहीं बनता, होटल आश्रम की तरह नहीं बनता, आश्रम जो है किसी स्कूल पाठशाला की तरह नहीं बनता। सबकी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, सबकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, और हमेशा जब बिल्डिंग बनाई जाती, खासकर इमारतें बनाई जाती हैं, तो उसका क्या उपयोग होगा उसको ध्यान में रखा जाता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि 1921 में, जैसा आपके संवाददाता ने कहा, जब इसकी नींव रखी गई और 18 फरवरी को 1927 में जब इनाग्रेशन हुआ, तो आपकी पार्लियामेंट का इनाग्रेशन नहीं हुआ था, वो सेंट्रल ऑब्लिक इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली का था। और लेजिस्लेटिव असेंबली में वाइसराय का एक काउंसिल थी, उसके लिए था, सेंट्रल असेंबली था, प्रिंसेस था। इट वाज नॉट फॉर राज्यसभा एंड लोकसभा। खैर, हमने बहुत गरिमा के साथ, बहुत ही भव्यता के साथ उस बिल्डिंग को इस्तेमाल किया। कभी ये नहीं महसूस होने दिया कि हम अभी भी वाइसराय के नीचे हैं या इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन सबका अपना समय होता है। 96 साल की बनी हुई 2 मंजिल की बिल्डिंग, 1956 में उसमें 2 मंजिल और ऐड किए गए, इसलिए एक जगह कमी पड़ रही थी। तो एक जो नया भव्य मंदिर बना है, यह भारत की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और डेमोक्रेसी है उसको अस्थाई बनाने वाला है। और मुझे बार बार एक चीज़ ज़रूर सबसे कहना पड़ेगा कि हमेशा इस बात को लेकर चलिए कि हर चीज़ की अपनी एक आयु होती है। पुरानी बिल्डिंग को जगह नई बिल्डिंग की बात 1990 के दशक में शुरू हो गई थी, जब नरसिम्हा राव थे। मीरा कुमार के ज़माने में पूरा प्रपोजल हुआ, बजट अलॉटमेंट हुआ, सब हुआ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है सभी सांसदों का यह कर्तव्य है, आई एम अंडरलाइनिंग कर्तव्य, दे शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन इनॉग्रेशन। नाउ दे मस्ट मेक इट ए पॉइंट, participate in every way in that building and at least show the nation that they have respect for democracy as well as the building called parliament. Okay, and we have one of the members of parliament here with us, Sujit ji. As a parliamentarian, how do you look at this transitionary period? That's one, from
the old building to the new building, and both are adjacent. We've seen it with our own eyes. As a member of parliament over the years, you would have also seen it with your own eyes, the way the entire construction had been done, the way entire project has developed, and now that it is ready, and one by one we're witnessing significant events, today being the ceremony to unfurl the tricolour, which will be done by the chairman of Rajya Sabha, and from there onwards likely that in this special session itself all of you will be within the new building. Well, let's hope so, Vishalji. But indeed it's a historic day for the entire nation, and not only as a member of parliament but as a citizen of this country. I'm extremely proud of the fact that we are hosting the tricolour in the new building today. And as you mentioned, I have seen the evolution, I've seen shaping up of the new building over the last 3-4 years. And it's remarkable that the structure has stood in such a short time. And it's also remarkable that you have the two structures, the old building and the new building, next to each other. So that in a way reflects our continuity from old India to new India. And Pawanji, your colleague was talking about Atmanirbhar Bharat, and you also mentioned about Amrit Kal. So see, we are in Amrit Kal now, and in 2047 when we'll be celebrating 100 years of our independence, hopefully we'll be a developed nation in every sphere, not only in terms of economy, in terms of military power, but in every sense. Every citizen of this country will have access to opportunities and will be economically better off, socially better off. There will be no caste hierarchy, I hope so. So I firmly believe that the next 20-30 years belong to India. In that sense, I think that this new structure, the new building and today's event, marks a significant milestone in our journey towards the developed India. Okay. And the fact that we are celebrating Azadi Ka Amrit Kal and we are in Amrit Kal, we are talking about Atmanirbhar Bharat. I think this signifies, because the technology that has been used, we are talking of a 100-year-old structure, 100-year-old building which was built by the colonial masters for their own need, for their own purpose. As Makhan Lalji was saying, that was not the parliament they had envisaged. It was the Central Legislative Assembly meant to rule this country. But today if you look at the structure, if you look at the architecture of the new parliament building, you have motifs, you have murals, you have art and architecture from every corner of this country. Mm-hmm. So that signifies what India is, our unity in diversity. On the other hand, it's very modern. I was part of the committee which looked into integrating technology in the new building. There was a parliamentary committee and I was part of it. So it's very modern in every sense, yet it's very traditional. Okay. That makes India unique. Okay. Significant, symbolic and historic as well. बिल्कुल, लेकिन मैं चाहूंगी प्रोफेसर लाल, आप जो ध्वजारोहण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं, कैसे इसका इतिहास रहा है। जब हम संसद का जो हमारा मौजूदा भवन है वहाँ जो झंडारोहण हुआ, उसके बाद ये भी कहा जाता है कि संसद ही एक ऐसा परिसर है जहाँ 3 झंडे एक साथ फहराए जाते हैं देश में। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और आज जो ध्वजारोहण होगा वो किस तरह का मैसेज देगा भारतीय लोकतंत्र के लिए? किसी भी देश में सबके लिए एक सिंबल लिया जाता है और उसी सिंबल को लेकर देश की आन बान शान प्रतिष्ठा सब कुछ नीत होती है। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर वर्ल्ड। एंड एनी कंट्री विच बिकम्स फ्री, फर्स्ट थिंग इट अडॉप्ट्स इज सिंबल फॉर दिस seal of the country and the flag of the country. We do have the long, it's not 15th August 1947 only. During the freedom struggle, we had a system. We started, I think it was 1929 or 30, first time when the Congress hosted a flag saying, it was a Congress flag, party flag, but saying that this is symbolizing India and nation. And what you see is how lot of things were done. When the Indian flag was being designed and it was finally finalized, Lord Mountbatten as well as the Queen and the King, they always wanted a small flag of British in the right top corner, left, towards the pole, that so that permanently it remains engraved in the mind of the people of India that they were ruled something. Wisdom prevailed, and they said nothing doing. This is free India's flag. We cannot incorporate into even the smallest Rasidi ticket size any other flame. And since 1947, 15th August,
when the flag came down, British flag, and this went up at the same time, simultaneously. Since then, always remember, you give up your life, you fight out the battle for what? Not a piece of flag, but that flag is your identity, my identity, and nation's identity, and it has always been so with all the countries. बिल्कुल। और आइए एक बार फिर से हम संसद भवन परिसर में रुक करते हैं। ताज़ा तस्वीरें भी हमें मिल रही हैं, जो तमाम सांसद हैं, तमाम गणमान्य अतिथि हैं, वो आना शुरू हो गए हैं। सूरज मोहन झा इस समय हमारे साथ, मेरे सहयोगी, जुड़े हुए हैं। सूरज, अगर आप हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं और अपनी आंखों से आप पूरा मंजर वहां देख पा रहे हैं, इस समय जाहिर तौर पर हर देशवासी के लिए गौरव का पल। थोड़ा हमें बताइए कि कौन कौन से गणमान्य अतिथि हैं जो इस समय पहुंच गए हैं, क्या कुछ चल रहा है अभी? संसदीय कार्य मंत्री इस समय पत्रकारों को संबोधित भी कर रहे हैं। सूरज, बिल्कुल प्रीति, अगर हम आज की बात करें तो आज काफी ऐतिहासिक दिन है, जहां कल से संसद के विशेष सत्र के बाद इस संसद के नए भवन में एक नई इतिहास, एक नया जो है भविष्य लिखा जाएगा लोकतंत्र की गाथा का। वहीं आज यहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा उपराष्ट्रपति के द्वारा, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष भी मौजूद होंगे। उसके अलावा आज यहां पर हमने देखा, आप बैकग्राउंड में म्यूजिक सुन सकती हैं, जहां सुरक्षाकर्मी देशभक्ति के जो है बैंड यहां बजा रहे हैं, उसके तराने यहां बजाए जा रहे हैं। उसके साथ में सांसदों का भी आना शुरू हो गया है और विपक्ष के सांसदों की भी हम उपस्थिति यहां पर देख सकते हैं। समाजवादी के राज्यसभा में फ्लोर लीडर रामगोपाल यादव भी यहां मौजूद हैं और तमाम नेता यहां पर आना शुरू हो गए हैं और वो सब इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहते हैं, जब भारतीय लोकतंत्र, जो कि विश्व में सबसे मजबूत और पुराना लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र माना जाता है, वो अपने पुराने भवन से नए भवन की तरफ जा रहा है, जहां चूंकि लोकतंत्र की इस 75 साल की, जो 100 साल की यात्रा रही, उसके बाद तकनीक में बदलाव आया है और परिसीमन के बाद, देश की आबादी बढ़ने के बाद, जहां यह देखा गया कि अब जनप्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़ जाएगी, तो ऐसे में नए भवन की जरूरत थी, जो कि पूरी तरह से तकनीकी साज सज्जा से सुसज्जित है। आप लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में अगर आप जाएंगे तो हर सदस्य की सीट के आगे एक डेस्कटॉप है, जिस पर उस सदस्य का अपना लॉगिन है। साथ में भारत के संविधान में जितनी भाषाएं अधिसूचित हैं, उन भाषाओं में सदन की कार्यसूची और तमाम नियमावली वहां उनके सीट पर ही मौजूद है। तो इस तरह की तकनीकी साज सज्जा और सुविधाओं से युक्त यह नया संसद भवन अब तैयार है अपने विशेष सत्र के लिए, जब एक नया इतिहास लिखा जाएगा। और आज यहां पर राष्ट्रीय ध्वज जब फहराया जाएगा माननीय उपराष्ट्रपति के द्वारा, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद होंगे, संसदीय कार्य मंत्री, कैबिनेट के काफी वरिष्ठ मंत्री यहां पर मौजूद हैं, साथ में जितने भी फ्लोर लीडर हैं, जितने सभी दलों के, उन सभी को यहां आमंत्रित किया गया है। और हम देख सकते हैं यहां पर कई दलों के जो है सदस्यों ने आना शुरू भी कर दिया, उन्होंने अपनी जगह को ले लिया है। थोड़ी देर में पूरा भर जाएगा और यह पूरे परिसर को आप सजा के रखा गया है। गजद्वार पर यह कार्यक्रम हो रहा है, जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। उसके अलावा बाकी जितने द्वार है, चाहे मकर द्वार की बात करें, शार्दुल द्वार की बात करें, सभी तरफ सत्र की विशेष तैयारी कर ली गई है। उसके अलावा आज ये राष्ट्रीय ध्वज जब अभी थोड़ी देर बाद ही उपराष्ट्रपति से फहराएंगे, तो एक राष्ट्रीय गौरव जो होगा, वो चाहे भारतीय लोकतंत्र में नए संसद भवन की बात हो, फिर राष्ट्रीय ध्वज फहरा के एक राष्ट्रीय गौरव की सीमा बढ़ाई जाएगी। और यहां एक ऐसी तस्वीर संसदीय लोकतंत्र की भारत के इस संसद के नए भवन से जाएगी, जो बताएगा कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। और संसदीय लोकतंत्र जिसकी बात पूरी दुनिया में कही जाती है, जिसकी सक्सेस की बात कही जाती है, उसकी एक अलग तस्वीर आज देखने को मिलेगी। प्रीति, बिल्कुल सूरज, तमाम अपडेट के लिए भी हम आपके पास आते रहेंगे। सुजीत जी, जाहिर तौर पर आपने भी जो संसद का नया भवन है उसे देखा है। गज द्वार पर आज जो ध्वजारोहण है वो होना है। तमाम द्वार भी अपने आप में एक कहानी कह रहे हैं और जैसा हम कह रहे हैं कि नए भारत की नई तस्वीर ये संसद का नया भवन पेश कर रहा है। इसको लेकर आपका अनुभव कैसा है? देखिए, मैंने जैसे कहा, आज हर देशवासी के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और गर्व का दिवस है, क्योंकि हम लोग संसद, जो हम लोग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं एंड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है भारत को, तो उसका सबसे बड़ा मंदिर है संसद। और इसका जो इतिहास है, 100 साल पुराना इतिहास, पुराना संसद भवन का, और नया संसद भवन जो नया इतिहास रचने जा रहा है, जब हम लोग 2047 तक जा रहे हैं, विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, तो ये संसद भवन, नया भवन, ये नया भारत का प्रतीक है। और इसको हर देशवासी, जब हम लोग आते हैं चुन के अपने अपने राज्य से, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से,
लोग बहुत उम्मीद लेके हमको भेजते हैं कि हमारा सांसद जाएगा पार्लियामेंट में, संसद में, हमारा जो राज्य का विषय हो या कॉन्स्टिट्यूंसी का विषय हो उसको उठाएगा। तो मैं मानता हूँ कि ये जो नया भवन हम लोग को और प्रेरित करेगा अपना काम करने के लिए। और जैसे मेरे साथी मक्खन जी बता रहे थे, इट वॉज अनफॉर्चुनेट कि जो कुछ अपोजिशन पार्टीज बॉयकॉटेड द इवेंट। और मैं बीजेपी से नहीं हूँ, मैं बीजेडी से हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन में बिलीव करते हैं और हम लोग पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का संसद भवन नहीं है, ये बीजेपी का संसद भवन नहीं है, देश का है। सरकार बदलती रहेगी, कल दूसरे प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन ये हमारा धरोहर है। तो इसके लिए हम सबको गर्व होना चाहिए और मैं ये उम्मीद रखूंगा कि सारे विपक्ष के दलों भी इसमें उतना ही गर्व महसूस करेंगे। Since we're talking about the new building of Parliament here, and that's the event is all about, and you've been a member of the committee which looked into the technical aspects, the kind of technology which is to be used in the new building. If you could throw some light, what is it that makes it different? One, from the present building where Parliament functions, because you've been sitting there as well, discharging your duties with other MPs also. And two, why is it that this change was required? Because we've been using technology in all our aspects. Sure. Let me confess that the existing Parliament building, the old building, so to say, is one of the finest architectural marvels in our country. It's really an imposing building. You must have been there. But I think we need to change with times. It was of course symbolism was one part, but there was functional requirement as well. Lack of space. Simply there wasn't enough space for all the MPs and for all the support staff and the ministerial staff and other departments to function from the existing building. There was severe crunch of space. Second was security issue also, safety and security issue, because you saw wires hanging everywhere. When you go to the second floor, you saw wires hanging everywhere, and it was really scary at times to see that. Of course, fire audit was done and all kinds of security and safety aspects were audited, but nevertheless, in a 100-year-old building can only give you so much of comfort. And technology is the third aspect. Now, because of the very nature of the building, you could only have so much of integration of technology, right? In the new building, as was mentioned, you have every member of Parliament will have a device, whether it's a laptop or a tab. I haven't seen it, but there will be a device in front of the desk, okay, of the member. There will be possibility of having all the documents in all the 22 regional languages, 22 scheduled languages. Okay, so technology has been widely leveraged in the new building. In terms of usage of language, in terms of paperless Parliament, in terms of having ready access to all the documents. You don't need to run around looking for printouts to make your life easier. And I'm told every member of Parliament will also get an office, which I think is remarkable. And then we're getting these live visuals from inside the Parliament House, in front of the Gaj Dwar where the event is taking place. The Deputy Chairman of Rajya Sabha, Mr. Harivansh, has also arrived. He'll be followed by the Lok Sabha Speaker there. Then there will be a guard of honor by the Parliament Security Group. And then the chief guest of the event, that is the Vice President and Chairman of Rajya Sabha, will also arrive in the next few minutes. Professor Lal, your views there on the similar aspect which we were talking about with Sujit ji here, that one is use of technology, two is, of course, encompassing the various elements of the beloved country, which, and various components by, I mean, art, culture, history as well. It's not even one aspect has been left, untouched there in the new building. Sudesh explained beautifully, and I can tell you that most of things have been covered, but I will add a very small thing to it, and that is very important factor. Building, as I said, that it was started in 1921 and it was inaugurated on 18 February 1927. We must realize two things. It was wonderful building, best designed building of its own time. When the building was constructed, there were no air conditionings, there were nothing like elementary electricity, there was nothing like audio system, video system and all that. Over the time, all these things were added which were not meant to be there.
Number one. Number two, as a heritage man, director of a heritage institution, I had the privilege of inspecting the building from the point of view how long it can survive in its present form. Seepage was there, overloading is there, all kinds of repairs have been done which should not have been done in normal course from heritage point of प्रोफेसर view. लाल, आपकी So all these were आपकी बात required. हम जरूर आगे सुनेंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। सीधी तस्वीरें इस समय संसद भवन परिसर से हम देख रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस समय संसद भवन परिसर पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही पलों में जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है संसद के नए भवन के गजद्वार से कुछ ही पलों में हम होता देखेंगे। हम देख पा रहे हैं राज्यसभा और लोकसभा के महासचिव भी लोकसभा अध्यक्ष के पीछे हमें दिखाई दे रहे हैं। अपने आप में एक ऐतिहासिक और गौरव का क्षण भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संसदीय प्रक्रिया और प्रणाली के लिए। This is the guard of honor by the Parliament Security Group being inspected by the Speaker of Lok Sabha. God! General Threat! Salami! Chuck! God! Bagal! Chuck! माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं शत शत वंदन। कुछ ही समय में हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि मेहमान हमारे देश के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। Live visuals on your screens. Lok Sabha Speaker Om Birla acting the guard of honor by the Parliament Security Group in front of Gajdwar, where the new building of Parliament, where the flag hoisting event will take place. All dignitaries have arrived. Ministers, members of Parliament from all political parties, the Deputy Chairman of Rajya Sabha, the Speaker of Lok Sabha, and now will witness the arrival of the Chairman of Rajya Sabha and Vice President Sri Jagdeep Dhankar in a short while. These live visuals coming to you from Sansad TV, from inside the Parliament House complex. You can see on the right side of your screen members of Parliament sitting across the dais there, and the cavalcade of Chairman of Rajya Sabha now entering the Parliament House complex. This event significantly taking place a day before the special session of Parliament, which begins on Monday, that is 18th. अब हमारे बीच अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराने आ रहे हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी। और साथ ही मेरा अनुरोध पीडीजी सीआरपीएफ द्वारा राष्ट्रीय सलामी हेतु।
हमारे उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा सभापति हमारे बीच मौजूद हैं। मान्यवर, आपका हार्दिक स्वागत है। भारत का तिरंगा केवल 3 रंगों को स्वयं में नहीं समेटे है। हमारा तिरंगा हमारे अतीत के गौरव, वर्तमान की कर्तव्यनिष्ठता और भविष्य के सपनों का भी एक प्रतिबिंब है। तो चलिए इस पल को सदा के लिए यादगार बनाएं और मेरा सादर अनुरोध माननीय उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी से कि आप कृपया ध्वजारोहण के लिए आएं। साथ ही माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि इस अवसर पर आपकी उपस्थिति का विनम्र आग्रह है। तिरंगे का सम्मान रोम रोम में इस कदर बस गया, तिरंगे का सम्मान रोम रोम में इस कदर बस गया, जहाँ भी देखा मैंने तिरंगा, सलाम के लिए हाथ खुद ब खुद उठ गया, हाथ खुद ब खुद उठ गया। आप सभी से राष्ट्रगान के लिए सादर अनुरोध। God! Rastas! Lord! Salamai! Chuck! God! Bagal! Chuck! अब मेरा सादर अनुरोध हमारे मुख्य अतिथि राज्यसभा के सभापति एवं हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी से कि वे गार्ड कमांडर अभिनव पांडे जी को फ्रूट बास्केट देकर सम्मानित करें। मान्यवर, इसके साथ ही आपसे सादर अनुरोध सेंट्रल बैंड सीआरपीएफ के बैंड कमांडर भीम सिंह जी को फ्रूट बास्केट देकर सम्मानित करें। इसी के साथ आपसे मेरा पुनः अनुरोध जीसीए दिल्ली बैंड मास्टर रमाकांत शर्मा जी का सम्मान करें, उन्हें फ्रूट बास्केट देकर। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। तन समर्पित, मन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहती हूँ मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूँ, चाहती हूँ देश की भूमि तुझे कुछ और भी दूँ। आज एक बार फिर हम सभी
इतिहास के इस पल के साक्षी बने जहां हम सब एकत्रित हुए इतिहास को जीने, इतिहास में सदा के लिए स्वर्ण अक्षरों से अंकित होने। There it is, live visuals coming on your screen where you can see both Chairman of Rajya Sabha and the Speaker of Lok Sabha now interacting with the other dignitaries present there, members from... हर देशभक्त तन मन धन लुटाता है, तिरंगा ही देश की बुनियाद को मजबूत बनाता है। और देखिए कितने गौरव के साथ सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर से, जहां संसद के नए भवन के गज द्वार पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ध्वजारोहण किया है। और इस समय हम देख पा रहे हैं कि राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष तमाम गणमान्य अतिथियों से मिलते हुए, अलग अलग दलों के नेता इस ऐतिहासिक पल के गवाह और साक्षी बने हैं। देश की आन बान और शान, उसका राष्ट्रीय ध्वज, और हमारे देश के लिए तिरंगा, ये ध्वज बेहद महत्वपूर्ण है, गौरवपूर्ण है। आम नागरिक से लेकर देश के वीर जवान सभी तिरंगे के सम्मान में अपने प्राण तक न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। तो आज इस आन बान शान की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके सामने एक नया अध्याय, एक नया इतिहास। आज ध्वजारोहण संसद के नए भवन के गज द्वार पर ठहराया गया है। And as our panelists were also earlier pointing out, Preeti, Professor Lal, you were saying earlier another significant milestone, another chapter added into that glorious history of the journey of Parliament with today's event. Yes, it's very, very proud moment. But what I expect now is, as the law of development says, we need to change. I do hope that once we enter into the new building, we become a little more responsible. We means the members. There should be less of boycott. There should be more of discussion. You can always get attention by being more intense, by being more relevant, by being more concerned about the nation than you get the attention by boycotting the parliament. I hope that they are going to be more sensible, thinking in terms of every day crores of rupees are being spent. And when the days are washed out, it's not the washed out of their time. It's washed out of the resources of the country and country's time. They have to be responsible about the country's time, about the country's resources, and also about the future of the country. That's what I expect with new parliament, new behavior of the members of the parliament, new concern of the members of the parliament, and also a new vision for the future of this country in this parliament. It's not just a new building for me. All these things are attached with it. Okay. Sujit ji, do you agree with this aspect there? That this becomes really, really significant now? Absolutely. I think I couldn't agree more with Professor Makhan Lal, because a building is more than just stones and bricks. Right? It's the aspiration of 1.4 billion Indian citizens. And I can only hope, but to be honest, it doesn't seem like that Parliament will run smoothly. I think it's very unfortunate that disruptions and interruptions have become order of the day. Almost the entire budget session was washed out. Bulk of the monsoon session was washed out. So we can only hope that good sense prevails and opposition parties will play the role of constructive opposition. I'm not saying that they shouldn't raise issues of common citizens or of issues of the nation. I'm not saying that they should, not hold the government to account. If you look at the track history of my party,
I take a lot of pride in saying that. I've said this often in Sunset TV as well, that we have never gone into the well of the house. We support the government when we feel it's in the interest of the people, when it's in the interest of the nation, but we vehemently oppose the government of the day when we feel that the policies are not in national interest or they are not pro-public. Okay. So I think that should be the way. Opposition should be strong. Opposition is needed for a healthy democracy, but opposing just for the sake of opposition, disrupting just to play to the gallery, I think is very unfortunate. Positive criticism is what both perhaps Sujit ji and Professor Lal is referring to. प्रोफेसर लाल, थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी, सियासी भविष्य या राजनीतिक भविष्य संसदीय प्रणाली प्रक्रिया के लिए तो एक अहम पड़ाव ये है ही, लेकिन जब हम इतिहास की बात करते हैं, देश की संस्कृति की बात करते हैं, आम नागरिक को उससे जोड़ने की बात करते हैं, तो भी हम देख रहे हैं संसद का नया भवन जहां सांस्कृतिक गलियारे हैं। शायद ही देश का कोई ऐसा राज्य है जहां से कुछ ना कुछ इस नए संसद भवन के लिए ना लाया गया, उसमें ना जोड़ा गया हो। ये कितना बड़ा संदेश और मैसेज? सबसे बड़ा संदेश ये है, नई पार्लियामेंट में जो तमाम चित्रण हैं सभी राज्यों से, वो ये दर्शाता है कि इस बिल्डिंग में पूरा भारतवर्ष समाहित है, संस्कृति समाहित है, लोगों के आचार व्यवहार समाहित हैं। और एक चीज़ और भी है, आप ये देखिए कि जो आसाम से जो प्रतिकृति है, ज़रूरी नहीं कि उड़ीसा की प्रतिकृति से वो मिलती जुलती हो, यूपी की प्रतिकृति से मिलती जुलती हो या बिहार की, लेकिन सब एक ही प्रांगण में रहकर पुष्पित पल्लवित हो रही हैं, एक ही देश में रह के पुष्पित पल्लवित हो रही हैं। मेरे ख्याल से सांसदों को कभी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारी संस्कृतियाँ अलग अलग होते हुए भी जब इतना समाहित एक साथ रहती है तो वो एक साथ क्यों नहीं रह सकती। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते किसी भी देश को यह सुनना बहुत ज़रूरी है जो विपक्ष है उसे, किसी भी देश में जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और डेमोक्रेसी की रक्षा तब तक हो पाएगी जब तक विपक्ष अपनी जिम्मेदारी विपक्ष के रूप में नहीं समझता। जिम्मेदारी विपक्ष की यह होती है कि आप सरकार की नीतियों की जहां आलोचना जरूरी हो करिए, जहां लीडर की आलोचना जरूरी हो कीजिए, लेकिन आपकी आलोचना उस स्तर तक कभी न जाए कि ये लगने लगे कि अब आपको लीडर देश से बड़ा हो गया तो लीडर के बहाने आप देश के प्रति भी अपोजिशन करने लगे हैं। यह मैसेज बहुत ख़राब होता है डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी के लिए उतना ही आवश्यक है विपक्ष जितना कि रूलिंग पार्टी है, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सरकार को हमेशा लगना चाहिए कि एक भी कदम हमारा अगर गलत हुआ तो विपक्ष हमें आड़े हाथों लेगा, लेकिन विपक्ष को ये ध्यान रखना पड़ेगा वो स्वर्ण रेखा कि सरकार का विरोध कभी ये ना लगने लगे कि देश का विरोध किया जा रहा है। यानी जो आपने कहा था कि विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, सकारात्मक आलोचना, सकारात्मक आलोचना है। और मेरे ख्याल से जो लोग भी देख रहे होंगे विपक्ष वाले यह बात जरूर समझाएंगे और मेरे मित्र और साथी से भी उन्हें बताने की कोशिश करेंगे कि जनता का कंसर्न क्या है, जो पब्लिक है वो आपसे क्या चाहती है। प्रोफेसर लाल, हम इतिहास की बात कर रहे हैं और एक पहला जो दिन होगा संसद के विशेष सत्र का, यानी कि कल सोमवार को, उसमें चर्चा होनी है 75 साल का जो संसद का जो गौरवमयी इतिहास रहा है, वो जो जर्नी रही है संविधान सभा से शुरुआत करते हुए और अब तक क्या अचीवमेंट्स रही, किस तरह से वो अचीवमेंट्स रही, तो उसको किस तरह से आप समाहित करना चाहेंगे कि आप एक इतिहासकार के तौर पे कैसे देखते हैं इस 75 साल की जो यात्रा है? मैं बहुत गौरवपूर्ण देखता हूँ इसे। कोई देश ऐसा नहीं है जिससे गलतियाँ न हों, किसी देश की पार्लियामेंट ऐसी नहीं है जिसने गलतियाँ या गलत निर्णय न लिए हों, परफेक्टली फाइन। लेकिन जब आप अपनी गलतियों को अपनी निगाह में देखते हैं तो कभी आपको ये भी देखना चाहिए था कि हमने अचीव क्या किया है। इसी पार्लियामेंट बिल्डिंग में 1947 से लेकर 1950 26 नवंबर 1950 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया। वहाँ सरदार पटेल बैठे, राजा जी बैठे, जवाहरलाल नेहरू बैठे, मौलाना आज़ाद बैठे। उन्होंने 3 वर्षों में वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो आज तक थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ, समय के परिवर्तन के साथ
चल रहा है, उसी पार्लियामेंट में आपको ये मानिए कि उसी पार्लियामेंट में बड़े बड़े निर्णय हुए, हास परिहास हुए। और आपको हास परिहास की, चूँकि मैं पार्लियामेंट म्यूजियम से इन्वॉल्व हूँ और कुछ कर रहा हूँ वहाँ भी, तो आपको जैसे बताएं कि हास परिहास भी कैसे होता था। चाइना ने जब साई चीन का कुछ हिस्सा ले लिया तो पंडित नेहरू बाकायदा जवाब दे रहे थे पार्लियामेंट को, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल। और उन्होंने कहा कि वेल दिस इज द लैंड वेयर नथिंग ग्रोज। केसी त्यागी साहब थे, उनका देयर इज नथिंग ऑन योर हेड, व्हाट शुड वी डू विद इट, नथिंग ग्रोज देयर। ये हास परिहास का हिस्सा था। कभी पंडित नेहरू ने उसे बुरा नहीं माना, कभी उसको गलत ढंग से नहीं लिया। वो हमारा एक वार्तालाप का अचीवमेंट था। उसी में हालांकि वाजपेयी जी ने बार बार उसका उदाहरण दिया, लेकिन ये बात स्मृति में डल चुकी है। अपोजिशन में होते हुए भी इंदिरा गांधी को उन्होंने दुर्गा का स्वरूप कहा। ये हमारे अचीवमेंट्स हैं। ये मामूली बात नहीं है कि अपोजिशन लीडर प्राइम मिनिस्टर को जैसे आज गाली दी जा रही है, हमें याद रखना पड़ेगा। और आप जरा देखिए अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी। मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे फाइनेंस मिनिस्ट्री की ऐसी तैसी कर दी। और मनमोहन सिंह, ये सब लिखा हुआ है, आ गया है ऑटोबायोग्राफी। मनमोहन सिंह ने तय कर लिया कि अब मैं इस्तीफा दे दूंगा। ठीक, नरसिम्हा राव फोन करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को, उनका आपने हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। ये देखिए अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर की बातचीत का अचीवमेंट का हिस्सा है। आफ्टर ऑल डायलॉग इज अ पार्ट ऑफ योर अचीवमेंट। मनमोहन सिंह, ये इन्होंने कहा नरसिम्हा राव ने कि आपने मेरे लिए मुसीबत पैदा की। अटल जी ने कहा क्या हुआ? कहा आपने जिस तरह से आज पार्लियामेंट में धोया वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। अटल जी ने कहा अच्छा रुकिए। आप ग्रेटनेस देखिए, अटल जी मनमोहन सिंह को फ़ोन कर रहे हैं। कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप जहाँ हैं काम करते रहिए। मैं अपोजिशन का आदमी हूँ, मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ मुझे क्या करना है, लेकिन मेरी तरफ से आप यकीन माने कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। ये अपोजिशन के अलावा बांग्लादेश की जब बात आई तो प्राइम मिनिस्टर मिसेस गांधी ने किसको भेजा विदेश में, किसको भेजा यूएनओ में? अपने पार्टी के किसी आदमी को नहीं, अटल जी को भेजा। नरसिम्हा राव को जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने अटल जी को भेजा। ये एक संपूर्णता में काम करने की जो हमारी उपलब्धि है। मैं टेक्नोलॉजी में नहीं गया, मैं व्यक्तिगत बिहेवियर पे गया, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजिकल डिसीजन, ये डिसीजन तो चलते रहेंगे। व्यक्तिगत जो संवाद है वो हमारा अचीवमेंट है, हमें उसे किसी भी तरह से नहीं तोड़ना चाहिए। The process of dialogue। बिल्कुल, और यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहाँ सत्ता का हस्तांतरण जितने स्मूथली होता है। ऋग्वेद से सभा और समिति का जिक्र जब ऋग्वेद में आया तो उसमें कहा कि सारी बातों का समाधान आपसी बातचीत में है। और ये हमारी पार्लियामेंट का, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, नाम नहीं लूंगा, दुनिया के किसी पार्लियामेंट में अपोजिशन और रूलिंग पार्टी में इतना कोऑर्डिनेशन नहीं रहा है पंडित नेहरू के ज़माने से लेकर आज तक जितना यहाँ था। मेरी प्रार्थना यही रहेगी सबसे कि इसको एक धरोहर बचाकर बढ़ाते रहें। बिल्कुल सुजीत जी, बस इसी डिबेट पे मैं वो करना चाहूंगी। अब जो 75 साल का संसदीय इतिहास है उस पर चर्चा हम दोनों सदनों में होते देखेंगे जब विशेष सत्र की बात होगी। ये अपने आप में कितना अहम होगा, जो सीनियर लीडर्स हैं, जो सीनियर सांसद हैं, उनकी राय को सुनना, प्लस जो आज के भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी राय सुनना, अपने आप में कितना अहम होगा इस चर्चा को सुनना और देखना। In fact, you know, in that aspect, if I may add, you will have, as an MP, you will have the opportunity to, you know, put forth your views there in the Parliament. But we're taking this opportunity here to understand this aspect because the title says achievements, learnings, experiences, and memories as well. Right. Now, this is extremely crucial and in my view, a momentous occasion. See, we often, flag ourselves that we have not done enough, we are a third world country. But we should remember that we have covered significant miles, in the last 75 years. Look at our achievement. Look at the nations that got independence around the same time. Most of them are not democracy today. Most of them are failed states. Look at our neighbor Pakistan. We got independence virtually on the same day. But look where Pakistan is today, where we are today. So we need to celebrate our successes. We need to celebrate what we have achieved in 75 years. But for 2 years between 75 and 75 and 77, we have been a continuous democracy. That's no mean achievement for a country which had a literacy of single digit in the 1940s.
to a country which was unable to feed its own people. Today we are surplus in almost every respect. Today we are the fifth largest economy and third largest in PPP terms. So we need to celebrate this, and I hope that of course ruling party MPs will speak. I hope that the opposition parties do not boycott this momentous occasion. They do participate in this celebration, and they will also put forth their views. I think really, I'm glad, I'm happy that the government has used the special session to initiate discussion on 75 years of our achievement as a democracy and as a nation. Okay. And I'm looking forward to participate in this. But again, going into the granular details here, and we would like to learn from you here as well. When we are talking about achievements, experiences, learnings, and memories as well, one example each perhaps where you would immediately comes to your mind that yes, this might be the biggest achievement in this journey. This might be a very worthwhile remembering experience as well, a memory there. And of course, learnings, as Professor Lal was pointing out, all of us are on the learning curve. Many, in fact, one is 71. Professor Lal mentioned about 71. Just remember that we were able to take 72,000 prisoners of war. The way Pakistan got humiliated in 71, I don't think in modern times any other nation has been humiliated, right? We were and US was solidly behind Pakistan. They were sent the 7th Fleet to Bay of Bengal to scare us. But thanks to Mrs. Gandhi, I'm a great critic of Mrs. Gandhi in many ways, but I must admire her courage, and I don't think any other person in the 70s would have been able to give the leadership that she did. 1983 Asian Games, right? That was another remarkable achievement. Sending Rakesh Sharma to space, and of course, if we now come back to 2023, first country in the world to land in South Pole. Even US, USSR, China have not been able to do that. G20, the kind of presidency that we have given, no other G20 presidency has that same kind of aura and the same kind of success that we have been able to achieve. Okay. So, and Green Revolution, I would definitely like to mention. I remember there was a cartoon in 1966, Mrs. Gandhi had gone to US to ask for aid from the US government. And there was a cartoon in one of the... In fact, we'll come back to you, Sujit, but we are again looking at live visuals coming in from the Gaj Dwar of Parliament House, where we can see both the Chairman of Rajya Sabha and Speaker of Lok Sabha now, after having interacted with all the dignitaries being present there. और इस समय हम देख रहे हैं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज संसद के नए भवन के गज द्वार पर ध्वजारोहण के बाद अब हम देख रहे हैं वो प्रस्थान करते हुए। लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव भी इस मौके पर मौजूद हैं। अलग अलग दलों के नेता इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने हैं। ये सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर से, जहां एक तरफ हमारा गौरवशाली इतिहास तो दूसरी तरफ नए भारत का नया संदेश, संसद भवन की नई इमारत। In fact, we can see in the visuals a lot of other members of parliament being present there. Leader of the House in Rajya Sabha, Piyush Goyal, and Union Minister also there. Parliamentary Affairs Minister, Minister of State for Parliamentary Affairs, Deputy Chairman as well of Rajya Sabha. Members cutting across party lines also present.
तो सीधी तस्वीरें इस समय हम देख पा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही पलों पहले आपको बता दें कि जो संसद का नया भवन है उसके गज द्वार पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के हाथों ध्वजारोहण का कार्यक्रम, और इस मौके पर संसद भवन में इस कार्यक्रम में तमाम दलों के नेता शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब संसद भवन परिसर से रवाना हो रहे हैं। एक तरफ संसद का मौजूदा भवन और दूसरी तरफ नए संसद भवन की इमारत हम देख पा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संसद भवन परिसर से रवाना होते हुए। So we witnessed that ceremony out there. Professor Lal, since this event took place at Gaj Dwar of the new building of the Parliament House, that reminds me of something which our viewers might be very interested in knowing, and no other better person to explain this other than an historian, eminent historian like yourself. The significance behind the names which have been given to these dwars. One is Gaj Dwar, then there are 4 others as well. Why and how? I will come that, but give me half a minute because we were talking about the achievements. Okay. I would like to point out 2 very significant points, of which he has also been part of. How great achievements have to be seen and also visualized by parliamentarians themselves. 2 events are very important. One is GST. Everyone stood in the midnight hall, supported GST, which has finally changed the shape of economy of this country. Each and every parliament member is responsible for it. Kudos to them, and they must behave like that only for the nation's sake. Second is NJAC, National Judicial Appointment Commission. That was also done anonymously by both the houses. I think this is the kind of spirit for our achievements that we should be done. Let us come back to naming the deal. बिल्कुल। और एक बार फिर हम चलेंगे संसद भवन परिसर। मेरे सहयोगी पवन कुमार शर्मा मौजूद हैं और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं वही गज द्वार, संसद का जो नया भवन जहां पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ है। जब द्वार की बात हम कर रहे हैं पवन, मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी और लोग भी, जो आम जनता है वो भी ये जानना चाहेगी कि गज द्वार का ही चुनाव क्यों? प्रीति, जो नया संसद का नया भवन है, इसमें जो हम जैसे जाएं कि त्रिकोणीय है दिखता है इसका जो शेप है, क्योंकि पुराने वाला जो संसद भवन है, बिल्डिंग है, वो गोलाकार है और जो नया है वो ट्रायंगुलर है, उसकी शेप है, पर इसमें भी वो हेक्सागन है क्योंकि वो बीच में अलग अलग द्वार यहाँ पे है। अलग अलग जो हमारे जो ऐतिहासिक भी चीजें हैं और हमारी पौराणिक चीजें भी हैं, अलग अलग नाम भी रखे गए हैं। जो भी ये जो, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है, तो यहाँ पे गज द्वार है जहाँ पे हम सारे ये हाथी के लिए हुआ है। यहाँ पे मकर द्वार भी है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने जो है मकर द्वार भी है, पीछे शार्दुल द्वार भी है। और ये जो तीनों मेन जो एंट्रीज हैं उनका नाम भी इस तरह से रखा गया है कि एक का नाम ज्ञान द्वार है, जो ट्रायंगुलर की मैं बात कर रहा हूं, जो मेन एंट्री है, एक ज्ञान द्वार है, दूसरा शक्ति द्वार है और तीसरा कर्म द्वार है। तो ये जो तीनों की तीनों चीजें हैं, ये हमारे को प्रतिबिंबित करती है कि हमें कर्म करना है देश की जनता के कल्याण के प्रति। ये देश शक्तिशाली बने, मजबूत बने, वो उसका द्योतक है, उसको दर्शाता है। और साथ में जो मैं बात करी कि जो ज्ञान द्वार है, ये सारा काम जो है, जब भारत जो है अब आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सभी रूप से ज्ञान के जरिए जब मजबूत होगा भारत, तभी विकसित भारत बन पाएगा। तो उसका ये प्रतीक है जो बड़े द्वार हैं। और जो गज द्वार है, क्योंकि एंट्री वीआईपी एंट्री है, यहाँ से सारे वीआईपी जो लोकसभा की तरफ, राज्यसभा की तरफ जो है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में लोकसभा है, राइट साइड को राज्यसभा है, तो एंट्री इस द्वार से होगी। सारे माननीय सांसद जो है यहाँ से एंट्री करेंगे। तो अब इस लिहाज से ये गज द्वार है।
है और यहाँ पे तिरंगा, अगर ये जो जब संसद मार्ग आता है उधर से, तो ये भी बिल्कुल बाहर की तरफ ये अच्छी तरह से प्रदर्शित होगा। तो इसलिए यहाँ पे आज ध्वजारोहण किया गया है यहाँ पे संसद के नवभवन, और ऐतिहासिक मौके को हम सब ने देखा। जहां तक अभी हमने बात करी कि अब क्योंकि कल से संसद का जो विशेष सत्र है वो शुरू हो रहा है, और उसमें जो है 75 वर्षों की संसदीय यात्रा जो रही है देश की, उसके ऊपर चर्चा होगी। तो मैं अगर अचीवमेंट्स की बात करूं प्रीति, तो इस देश ने जो है हरित क्रांति देखी, श्वेत क्रांति देखी, और जैसा अभी प्रोफेसर मक्खनलाल ने कहा कि जो सबसे बड़ी एक देश एक टैक्स है जीएसटी की, हमने 2017 में वो भी इस देश में देखा। बड़ी बात यह भी कि आर्थिक रूप से हम 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया की, और प्रधानमंत्री बार बार कह चुके हैं कि जल्द ही हम तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनेंगे। तो ये है भारत जो पिछले 75 वर्षों की यात्रा है। हम जो है इतने विविधताओं वाला देश है, जहां पे अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं, और जो हमारा संघीय ढांचा है, फेडरल सिस्टम है, हमारे यहाँ अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, संप्रदायों के लोग रहते हैं, तो पर हम एक हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, इस बात को हम ही नहीं पूरी दुनिया मानती है। और G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हमने देखा कि जब अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हुआ, तो लगभग जो है, और विश्व के जितनी जो जीडीपी है टोटल वर्ल्ड की, उसकी प्रेसिडेंसी, उसके 85% जो है वो देश थे जो यहाँ पे G20 के जो शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ उसमें शामिल होने आए थे। 125 देश थे। 75% जो है, जो ट्रेड है, व्यापार है पूरी दुनिया का, वो G20 देशों से जो है वो होता है। तो ये भारत ने उसकी अध्यक्षता में पिछले एक वर्ष में बहुत सारे कार्यक्रम हुए। 60 जो अलग अलग शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें हुई, और अलग अलग उसमें चाहे जलवायु परिवर्तन हो, महिला सशक्तिकरण हो, पर्यावरण हो, इस विषय पे की गई। क्योंकि वो इकोनॉमिक फोरम था, तो उस विषय पे आर्थिक पक्ष का बहुत चीजों से, खेलों में हम बहुत आगे बढ़े हैं। ओलंपिक्स में अब तक जो है सबसे ज्यादा जो पदक हमने जीते हैं। और बड़ी बात कि क्योंकि ये जो संसद का पुराना भवन है, अब हमने देश का नया संसद भवन भी बन गया है, और वो आत्मनिर्भर भारत की जो तस्वीर है, जैसा आप भी बता रहे थे कि इस नए संसद भवन में जो कुछ भी बना है, वो देश की संस्कृति हो, देश के नृत्य हो, देश के ऐतिहासिक स्थल हो, देश की धरोहर हो, उन सबको यहाँ पे रेखांकित किया गया है। एक जो नए संसद भवन में बना है, वो कलाकृतियां हो चाहे कुछ भी हो, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। इसमें जो इस्तेमाल हुई ये चीजें, वो पूरे देश से लाई गई हैं, अलग अलग कोनों से, अलग अलग प्रदेशों से। बात की थी प्रोफेसर लाल से भी, अपने आप में काफी बड़ा संदेश। और जब G20 की अध्यक्षता की हम बात करते हैं, कितना सफल आयोजन रहा है, इसके जरिए दुनिया को कितना गहरा और मजबूत संदेश भारत की तरफ से गया है, ये भी हम जानते हैं विशाल। और अब लेकिन वो अक्टूबर में G20 देशों की जो संसद है, उनके स्पीकर्स का कार्यक्रम भी है, तो पूरी संभावना है कि ये भी हो सकता है कि संसद के नए भवन में। जी बिल्कुल, और काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम वो भी होगा। लेकिन क्योंकि द्वार को लेकर इससे पहले चर्चा हो रही थी और उसका क्या महत्व है, प्रोफेसर लाल से हम जानना चाह रहे थे। पवन ने कुछ महत्वपूर्ण बातें वहां बताई कि मकर द्वार, शरदुल द्वार और गज द्वार, जिनको ज्ञान, शक्ति और कर्म के नाम से भी जाना जा रहा है। भारतीय परंपरा में द्वारपाल और द्वार के सामने शक्ति का हमेशा से रहा है। ये शुरुआत मंदिरों के द्वार से होती है। अगर आपको ध्यान हो, राजीव गांधी के ज़माने में 1987 में सिंह द्वार की, बूटा सिंह गए थे, सिंह द्वार का इनाग्रेशन किया था मंदिर का, बहुत पहले की बात है। गज द्वार, शार्दूल एक तरह का काल्पनिक जानवर है जिसका, और मकर, ये सब शक्ति के प्रतीक हैं। और हमेशा राजमहलों में और मंदिरों में गेट के सामने रखे जाते थे, क्योंकि शक्ति वहीं से प्रदर्शित होना शुरू होती है। और इसीलिए तमाम राजाओं के राज सिंहासनों का जो हत्था होता है, आपने देखा होगा कि उनका मुंह भी शेर का जैसा होता है। और आपको जान के ये ताजुब होगा कि सबसे पहला जो डिस्क्रिप्शन मिलता है इसका, वो तूतनखामन के जो सिंहासन है उस पर भी दिखाई देता है। एक पुरानी परंपरा है, और इससे हमारा नेचर से जुड़ाव दिखाई देता है। इससे हमारा ईश्वर द्वारा प्रदत्त और भी जानवरों से स्नेह, पक्षियों से स्नेह मिलता है। और जो बात उन्होंने शक्ति और ज्ञान की नाम दिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ज्ञान की बात तो कभी पार्लियामेंट में बहुत अप्रिशिएट नहीं की गई है, मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। आज कोई भी एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए सारा भाई के नाम पे है,
होमी भाभा के नाम पे है या क्या कहते हैं और किसी बड़े साइंटिस्ट के नाम पे है, भटनागर के नाम पर है, हम उस पर शिकायत नहीं कर रहे हैं। ज्ञान मार्ग बड़ा मुश्किल होता है, अज्ञान मार्ग का अप्रिसिएशन भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब पिछले समय से, कुछ समय से, 10 साल 5 साल से मैं देख रहा हूँ, इसकी भी एक प्रवृत्ति बन रही है कि हम बिना ज्ञान के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसका बेस्ट उदाहरण आपने भी पॉइंट आउट किया कि चंद्रयान है। और ज्ञान मार्ग कोई ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही परफेक्ट हो जाए। 2019 में हम वहीं फेल हो गए थे ना, लेकिन हमेशा परिष्कृत होने रहने ज्ञान मार्ग और शक्ति, ज्ञान और शक्ति मार्ग का नाम देकर बहुत अच्छी बात की है। कहीं न कहीं संसद में घुसते समय आपको याद रहेगा कि ज्ञान मार्ग भी है। उसी तरह से जैसे भारतीय परंपरा में ईश्वर तक पहुंचने के 2 मार्ग बताए गए हैं। एक है आपका कर्मकांड मार्ग, पूजा पाठ करते हैं मार्ग, दूसरा ज्ञान मार्ग। ऋग्वेद से लेके उपनिषदों तक इन दोनों मार्गों की बात की गई है। इसीलिए उपनिषद में ज्ञान मार्ग को सर्वोत्तम मार्ग कहा गया और गौतम बुद्ध ने कपिल मुनि की सांख्य फिलॉसफी को लेके इसी ज्ञान मार्ग को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो उस परंपरा को हम गज से आप सिंह तक पहुंचे थे, अशोक स्तंभ की भी बात हो जी, जो अशोक स्तंभ हम देख रहे हैं नए संसद भवन में। हाँ। अशोक स्तंभ, आपने अशोक स्तंभ के अलावा जो उसका वो है प्लिंथ है, उस पर आपने देखे होंगे चक्र के अलावा हिरण भी है, शेर भी है, हाथी भी है। ये एक ऐसी चीज है, पहली बार दुनिया में कोई ऐसी मूर्ति है जो चतुर्दिक देख रही है। एक शेर हो, 2 शेर हो, वो कहीं दिखाई देंगे। अब 4 शेर चतुर्दिक हैं, आपकी पूरी सीमाएं चतुर्दिक सुरक्षित हैं, शेरों की निगाह में हैं। और अशोक के पिलर का ये जो हिस्सा है वो 2 जगह से मिलता है और जगहों पे तो सिंगल हैं, लेकिन सांची और सारनाथ स्तूप में ये पूरा का पूरा है। और आप जो भारतीय परंपरा में देख रहे हैं, सरकार के सील पर देख रहे हैं, वो सांची का है, जो सारनाथ का। सांची का ज़्यादा टूट गया था, सारनाथ का है। बहुत दिनों तक नेशनल म्यूजियम में, सेंट्रल रूम में रखा था। और इसका करना, इसे लेना न केवल अशोक की बात है, पूरी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाने की बात है कि हम अपनी सीमाओं को देखेंगे, हम अपनी शक्ति को रखेंगे, लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल कभी नहीं होगा। जो बात अशोक ने खुद अपने इंस्क्रिप्शंस में कही, और आप ही के प्रदेश में सर, जो वहाँ धौली में इंस्क्रिप्शन है अशोक के, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारी शक्ति का प्रदर्शन। लेकिन वो ये भी कह देते हैं वहीं, हम शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, शांतिपूर्वक रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हो गए हैं। अगर किसी ने आंख उठाया तो मुझे शस्त्र उठाने में देर नहीं लगी। That is indeed the philosophy, or rather the policy, which India has also followed so far. Coming back to the achievements part, and Sujit ji, as Professor Lal was earlier pointing out, legislative achievements. When you're talking about the achievements of India's parliament, and therein the journey from Samvidhan Sabha, that is the Constituent Assembly, to today, when we are looking at, and there are numerous, countless, I must say, some of them were pointed out by Professor Lal. In your wisdom as a member of parliament, what would you see as those achievements? That is one, legislative part. And what do we learn from them? I would rate the 73rd, 74th Amendment of 1993 as probably the most significant legislative achievement of our country in the last 75 years, because the founding fathers of our constitution, including our father of nation, they had envisaged that the real power should emanate from the grassroots. It should lie with the the panchayats. Okay, but unfortunately for many decades that was not the case. Still, after the 73rd, 74th Amendment, it has been 3 decades now. I wouldn't say that we have achieved the objectives with which they were brought in, but at least they gave a legal sanctity, a statutory sanctity to our 3-tier Panchayati Raj and urban local bodies. Reduction of the voting age from 21 to 18, I think it was in 1988 when Mr. Rajiv Gandhi was the Prime Minister. I think that is another significant legislative
milestone, I would say, because we are a youthful nation, as you know, and even in the 80s we were a youthful nation. Today, half of our population is under 25, 2/3 of our population is 35. So the age group between 18 to 21, that forms a significant chunk of our population. And when you can get a driving license at the age of 18, when you can make your own decisions, why not have the voting rights? So I think that was another significant achievement. GST was mentioned by my co-panelist. I think definitely GST, bringing the entire country under one tax regime, it was such a complex exercise. I must commend the government of the day for being able to do it. I think these are some of the significant legislative achievements in my view. Okay. और प्रोफेसर लाल, जब सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, बड़े माइलस्टोन की बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगी आपकी तरफ से एक इतिहासकार के रूप में आज के युवाओं को क्या मैसेज होगा? ये चर्चा देखना क्यों ज़रूरी है, जो हम संसदीय इतिहास को लेकर अब चर्चा देखेंगे? 46 साल में यूनिवर्सिटी में टीचर रहा और हमेशा कुछ न कुछ अपने विद्यार्थियों से बात करते रहे। युवाओं के लिए मेरा सिर्फ एक लाइन का मैसेज है, देश के प्रति समर्पित रहिए, देश के प्रति चिंतित रहिए, और आप यकीन माने अगर आपने देश के प्रति चिंतित हैं, देश के भविष्य के प्रति चिंतित हैं, तो आपकी अपनी चिंता देश खुद कर लेगा। आपको बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं है कि मेरा क्या होगा। देश आगे बढ़ेगा, देश सुरक्षित रहेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे और आप भी सुरक्षित रहेंगे। मेरा सिर्फ एक लाइन का बहुत पॉइंटेड संदेश है। बिल्कुल। और जो ये ऐतिहासिक पल है, 5 तस्वीरों के जरिए इस समय टीवी स्क्रीन पर हम देख भी पा रहे हैं जिस तरह से आज कार्यक्रम आगे बढ़ा है। ध्वजारोहण का कार्यक्रम संसद के नए भवन के गजद्वार पर, उपराष्ट्रपति का आगमन, उसके बाद हम दूसरी तस्वीर में देख पा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष का आगमन, गार्ड ऑफ ऑनर उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया। आज एक नया अध्याय जो भारतीय संसदीय इतिहास है उसमें जुड़ रहा है, ऐतिहासिक पल, संसद का नया भवन, जिसके बारे में ये संभावना जताई जा रही है कि कल 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक संसद का विशेष सत्र होगा। माना ये जा रहा है, संभावना इस बात की है कि इसी सत्र के दौरान जो संसद का मौजूदा भवन है उससे कार्यवाही स्थानांतरित हो सकती है संसद के नए भवन में। सुजीत जी, जब विशेष सत्र को लेकर हम बात कर रहे हैं, तमाम बातें होती हैं कि विशेष सत्र और उसकी जरूरत इस समय क्यों, विशेष सत्र की अहमियत के बारे में आप क्या कहेंगे? और जब हम 75 सालों का बड़ा माइलस्टोन आज़ादी के बाद हम मना रहे हैं, इससे मुफीद और कोई मौका हो सकता है क्या? नहीं, देखिए प्रीति जी, एक तो आपने खुद ही जिक्र किया, जो 75 साल का जो हमारा जो सक्सेसेस है उसके बारे में चर्चा होगी दोनों सदनों में, और ये एक बहुत ही अहम समय है देश की जो 100 साल आज़ादी का जो हमारा जो ये है सफ़र है, तो ये एक मुद्दा है। बाकी जो हमारे पास अभी जो लिस्टेड बिजनेसेस आए हैं उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो चयन जो है प्रोसेस है, उसको अमेंड करने का विधेयक भी राज्यसभा में अभी पेश हुआ था पिछले मॉनसून सेशन में। अभी उसको पारित करना है और अभी कुछ हमारे पास क्लैरिटी नहीं है कि और क्या क्या बिल्स आएंगे, क्या क्या डिस्कशंस होंगे। तो अभी देखने की बात है कि 500 दिन में अभी जो क्या होगा चर्चा। लेकिन जैसे हम लोग बात किए, मैं यही उम्मीद रखूँगा कि जो भी आए, जो भी विषय आए, जो भी चर्चा हो, एक सकारात्मक चर्चा हो। Indeed. The list of business will eventually come across, and we'll get to know as to what are the detailed issues which will be taken up as well. We know, as you're pointing out, there are some legislative issues agenda which will be taken up for discussion. But going back to that aspect, and that intrigues the common people also, the citizens also. The first day, the discussion which will happen, it'll be, as Professor Lal was saying, it'll be very, very interesting, to hear all members, including yourself as well, in both houses of parliament. And we've spoken about the milestones, the achievements as well. Right. But one important aspect is the learning. What is it that we have learned in this 75 years glorious journey of our parliament? See, learning is an ongoing process. We can continue learning for eternity. And a lot of learnings obviously has happened over the last 75 years. What we have achieved, we should certainly take pride in our achievements. We did discuss about a lot of achievements, where we have not done so well.
Like, we need to be cognizant of that as well, because unless you know about your deficiencies and your challenges and your constraints, how do you rectify them? And we are a diverse nation, you know, we are the most diverse country in the world. Of course, in such a large country with so many languages, so many cultures, so many identities, and you know, religion and sects and caste and creed, you will have many challenges. So there is scope for learning, you know. So the fact is that we have stood united as a nation, you know. Not only have we stood united, but we have been doing better than probably any other country that achieved independence in the same period. Speaks volumes about our inherent strength as a country, you know. So I only hope that we you know, build on those strengths. We learn our lessons. You know, we need to stand united. Diversity is our strength, and the communal tensions, the caste tensions, the, you know, the divisive forces that are at work both within the country and outside the country to divide our nation. We need to be aware of those forces and we need to tackle them, you know, because there are a lot of countries, individuals, organizations that are waiting for India to fail, that are waiting for our country to break. You know, we need to be aware of them. Terrorism is an issue. Terrorism couldn't survive, couldn't flourish unless they got support from within the country. Corruption is an issue. Right? Corruption is a major menace confronting our country. So we need to be aware of this. प्रोफेसर लाल, लर्निंग्स क्या सीखा हमने 75 साल की इस यात्रा में, जो संसद की यात्रा रही, संविधान सभा से लेकर आज तक, अंदर जो बातें हुई, जो बिल पास हुए, जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, जो बड़े नेताओं ने, सांसदों ने जो इतने सालों में, आपने कुछ उदाहरण दिए, इतने सालों में उन्होंने जो अपने विचार रखे, वाद विवाद हुआ या फिर विट एंड ह्यूमर जिसकी हम बात कर रहे थे। देखिए, एक चीज़ बता दें, आपने पॉइंट आउट किया कि लॉट ऑफ कंट्रीज आर वेटिंग फॉर इंडिया टू गेट डिसइंटीग्रेटेड. दे आर नॉट वेटिंग, दे आर वर्किंग ओवर टाइम, pulling it billions and billions of dollars to break this country. Yes, we have learned over last 75 years in the parliament how to keep the country united. I do hope that this will continue. Second, parliament has learned at crucial time to be one and the same. We have seen that in 1962, 1947, 1971. We have seen at the time of Kargil. So it would be incorrect to think that Parliament is less concerned. I am sure that parliamentarians and Parliament is equally concerned, taking lesson from this. At the time of problems, we are one, and taking decision in the favor of the country, we are one. And this oneness has to continue. That's what my feeling is. It must continue, that for the good of the country, for the betterment of the people, for the unity of the country, and for the future of country, we must learn from the past. Enough examples are there. We don't have to go out of the premises of Parliament to learn that. It's all there within. Okay, so unity in diversity, our strength, and again our learning as well, that we need to continue to keep that strength also. बिल्कुल. और सुजीत जी, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि G20 देशों की संसद के स्पीकर्स का कार्यक्रम भी अक्टूबर में होना है. ये समय कितना उचित, और इस दौरान और कितना बड़ा मैसेज हम संसदीय प्रणाली को लेकर, और जो संभावना है, जैसा मैंने कहा कि मौजूदा से नए भवन की ओर स्थानांतरण हो सकता है, ये किस तरह का संदेश हो? देखिए, आज पूरी दुनिया में भारत का जो सफल जो एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी का, गणतंत्र का, इसकी बहुत तारीफ होती है. और जो अक्टूबर 2 को जो G20 स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस होने वाला है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी दुनिया देखती है भारत की तरफ कि हम लोग कैसे 75 साल एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बन के रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है. इट्स अ लर्निंग. मेनी कंट्रीज आर कमिंग टू इंडिया टू लर्न दिस प्रोसेस, टू लर्न आवर एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी. और अभी जैसे G20 का जो सफल आयोजन, G20 के एंटायर हिस्ट्री में इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ था. नॉट ओनली इट्स एन इवेंट, इट वॉज नॉट एन इवेंट, इट वॉज ए ईयर लॉन्ग प्रोसेस. और जिस तरह से मतलब हर स्टेट को इन्वॉल्व किया गया था, हर वर्ग के लोगों को इन्वॉल्व किया गया था, यूथ हो, वुमेन हो, सिविल सोसाइटी हो, एकेडमिक वर्ल्ड हो, बिजनेस वर्ल्ड हो, ट्रेड वर्ल्ड हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था. तो दिस इज़ ए ह्यूज लर्निंग फॉर द एंटायर G20 एज ए कम्युनिटी. और भारत के लिए दिस इज़ आई थिंक प्रोबब्ली द बेस्ट टाइम
that the whole world is now looking at India with utmost respect. And in fact, P20 will be a part of that entire year-long process, because India's G20 presidency comes to an end towards the November end only. Meanwhile, let's listen into what the chairman of Rajya Sabha and the Vice President of India has to say. He's just spoken to us a short while back. Development achievements which we never dreamt of, our ground reality today is being reflected globally in the most affirmative manner, and today's occasion is indeed historic and a milestone development. Thank you. There it is again, the chairman highlighting all those points which we've been discussing, development achievements which are being witnessed nowadays, and this being a key milestone there, Professor Lal? Yes, that is what actually he said. He used the word development, he used the word, moving forward. And I think that there is enough space in the parliament, outside parliament for everybody. Gandhi ji always said, the nature has given enough for everybody's need, but not enough for one person's greed. I think that has to be motto within the parliament. He was pointing out about the corruption. This has to be addressed, because corruption is one thing. We were talking about development, and many times I have heard the argument, development and corruption go together. You have also heard. But no, I don't think so. Corruption is one thing that has to be tackled, because corruption is one thing which does not affect the people sitting at the top, but it affects even the daily wage earner, and that is where you need to change the country. Okay, here और it is. एक जब हम भारतीय संसदीय इतिहास और भारतीय लोकतंत्र की बात करते हैं, G20 का जिक्र तो मैंने किया ही, प्रोफेसर लाल, हमने देखा है कई ऐसे पड़ाव हैं जब दुनिया के कई देशों के संसदीय प्रतिनिधि भारत की संसद की कार्रवाई देखने आते हैं। तो ये अपने आप में कितना बड़ा एक तरह से मैसेज भी है, और भारत की जो संसदीय प्रणाली और लोकतंत्र है वो कितनी बड़ी मिसाल पूरी दुनिया के लिए। देखिए, इसके पीछे एक कारण है, जो हम ये सोचते हैं कि हमारी संसदीय प्रणाली कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू होती है, हम ऋग्वेद की सभा और समिति की परंपरा भूल जाते हैं। आज भी कहा जाता है कि ऋग्वेद की सभा और समिति उसी तरह से देखा जा सकता है जैसे लोकसभा और राज्यसभा है। आप अगर साउथ इंडियन टेम्पल के आप उपनिषद में चले जाएं, ब्राह्मणों में चले जाएं, पुराणों में चले जाएं, हमारे यहाँ परंपरा पूरी रही है। लेकिन साउथ इंडियन की 6-7 सेंचुरी एडी की, आज से 1400-1500 साल पहले की मंदिरों के दीवारों पर पूरा का पूरा प्रोसेस लिखा है कि इलेक्शन कैसे होगा पंचायतों का, कौन कैंडिडेट बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। और आपको जान के ये ताजुब होगा कि वो 6-7 सेंचुरी का जो हमारा चुनाव प्रणाली थी, इट वाज फार सुपीरियर देन इवन टुडे। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और ये चीज़ में इस चीज़ को मैं पार्लियामेंट म्यूजियम के अंदर ला रहा हूँ, पूरा डिपिक्शन के साथ। दीवारों पे कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन लिखी है, 2 लाइन बताते हैं बस। वो व्यक्ति कैंडिडेट नहीं हो सकता जिसने अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है साल भर का। वो व्यक्ति कैंडिडेट नहीं हो सकता जिसके खिलाफ किसी भी तरह का मुकदमा चल रहा है, स्पेशली व्यभिचार का। तीसरा, वो व्यक्ति कैंडिडेट नहीं बन सकता जिसकी पत्नी, जिसके बच्चे और जिसके रिश्तेदारों ने अपना इनकम टैक्स नहीं जमा किया। यहाँ तक दिया गया था कि केयर। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा प्रतिनिधि नहीं चुना जा सकता, उसको जगह खाली। ये पूरा डिटेल है, और प्राइम मिनिस्टर ने उसको पॉइंट आउट किया था। हम उसको पार्लियामेंट के म्यूजियम में ला रहे हैं, पूरा डिटेल डिपिक्शन के सहित। तो हमारी ये परंपरा बहुत पुरानी है। जो ये एक लाइन की, ये इस परंपरा में 2 चीज़ें चली, राजवंश और ये परंपरा दोनों साथ चली। राजवंश टॉप पर था, लेकिन हमारे गांव जो है हमेशा पंचायतों से, जिसके बारे में आपने भी जिक्र किया, उनसे चली है, और ये पंचायत का हिस्सा। This shows the glorious history which we were talking about. Thank you so much, Professor Lal, and Sujit ji there as well, Preeti. बिल्कुल। और थोड़ा सा हम जब आज इस ऐतिहासिक पल की बात कर रहे हैं, तो जाते जाते विशाल थोड़ा सा
हम पीछे चलते हैं। हम जानते हैं कि जब जो संसद का नया भवन है उसका शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को किया गया था और संसद के नए भवन का उद्घाटन 28 मई को इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और नए भवन के उद्घाटन के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, आइए जाते जाते सुनते हैं। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया संसद भवन इस विश्वास को नई बुलंदी देने वाला है। ये विकसित भारत के निर्माण में हम सभी के लिए नई प्रेरणा बनेगा। ये संसद भवन हर भारतीय के कर्तव्य भाव को जागृत करेगा। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली सदियों को सजाने संवारने वाला है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने वाला हो। यहां होने वाला हर निर्णय भारत के उज्ज्वल भविष्य का आधार बनेगा। इस नए संसद भवन की हर ईंट, हर दीवार, इसका कण कण गरीब के कल्याण के लिए समर्पित है। संसद के इस नए भवन में बनने वाले नए कानून भारत को विकसित भारत बनाएंगे। इस संसद में बनने वाले कानून भारत को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेंगे। इस संसद में बनने वाले कानून देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करेंगे। संसद का यह नया भवन नए भारत के सृजन का आधार बनेगा। एक समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत नीति, न्याय, सत्य, मर्यादा और कर्तव्य पथ पर और सशक्त होकर चलने वाला भारत